स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ में। मैं हूं आपका दोस्त राहुल सायगांवकर। आज हम लोग एक बहुत ही दिलचस्प और बहुत ही जरूरी विषय पर चर्चा करने वाले हैं। हमारी चर्चा होने वाली है इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में। स्पेसिफिकली हम लोग बात करेंगे इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के बारे में। एक बहुत ही दिलचस्प आर्टिकल आया था इंडियन एक्सप्रेस में, जिसको लिखा है राजीव भाटिया ने। राजीव भाटिया इज फॉर्मर एम्बेसडर ऑफ इंडिया। 35 साल से भी ज्यादा इनकी सर्विस है। अफ्रीका में सर्व कर चुके हैं, साउथ एशिया में सर्व कर चुके हैं। अभी फिलहाल गेटवे हाउस के लिए कंट्रीब्यूट करते हैं। कई बार इंडियन एक्सप्रेस में इनके आर्टिकल्स आते हैं और इन्होंने इस बार एक काफी दिलचस्प आर्टिकल लिखा है, इंडिया एज अ फॉरेन पॉलिसी लीडर एंड बैलेंसर। तो इसी के ऊपर हमारी चर्चा चलेगी। हम लोग बात करेंगे इंडियन फॉरेन पॉलिसी के बारे में, इंडियन फॉरेन पॉलिसी की एवोल्यूशन के बारे में और अभी इंडियन फॉरेन पॉलिसी की फीचर्स के बारे में, जहां पे राजीव भाटिया एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टर्म बताते हैं अबाउट इंडियन फॉरेन पॉलिसी। अगर आपका ऑप्शनल पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस है तो ये आपके लिए डबली इंपॉर्टेंट डिस्कशन रहेगा, क्योंकि यहां पे आप राजीव भाटिया उनके आइडियाज को कोट कर सकते हैं आपके आंसर्स में। यहां पे हम लोग समझेंगे इंडियन फॉरेन पॉलिसी, एक रियलिस्ट आइडिया यहां पे समझेंगे फ्रॉम भाटिया। इनफैक्ट चर्चा शुरू करने से पहले एक छोटा सा सवाल है, इंडियाज प्रॉक्सिमिटी टू वेस्ट एंड इट्स टाइज विद अदर पावर्स गिव्स इट अ फॉरेन पॉलिसी एडवांटेज। ये स्टेटमेंट कहा है राजीव भाटिया ने ही। ट्राई टू क्रिटिकली एनालाइज दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट। यहां पे हम लोग बात करेंगे इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के बारे में, किस तरह इंडिया की प्रॉक्सिमिटी रही है विद वेस्ट, कैसे इंडिया बैलेंस कर रहा है दूसरे पावर्स को भी यहां पे हम लोग बात करेंगे। राइट, लेट अस बिगिन द डिस्कशन। लेकिन उससे पहले अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छी खबर है, यूपीएससी प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज शुरू हो रही है। 5 सितंबर 2022 से टेस्ट सीरीज शुरू होगी, 30 अप्रैल 2023 तक चलेगी। इस पूरे सीरीज का प्राइस है 5,000 रुपए। लेकिन अगर आप यहां पे कोड इस्तेमाल करोगे TEST, आप हमारे वेबसाइट पे जा सकते हो, आप हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हो। वहां पे जब भी आप चेकआउट करोगे, इफ यू यूज कैपिटल TEST, आपको ये पूरा टेस्ट सीरीज मिलेगा ओनली फॉर 3499। 3499 में आपको 50 टेस्ट मिलेंगे। स्टडी IQ का उद्देश्य यही है कि आप तक क्वालिटी एजुकेशन ले आए एट अफोर्डेबल प्राइसेस। इस प्राइस में आपको इतनी टेस्ट मिलेंगी। 50 टेस्ट में 8 NCERT टेस्ट, 34 GS टेस्ट, 6 CSAT के टेस्ट और 2 करंट अफेयर्स की टेस्ट। उसके साथ ही आपको ऑल इंडिया लीडर बोर्ड भी मिलेगा। आप जानते हैं कि स्टडी IQ पे बहुत से स्टूडेंट्स हैं। ऑल इंडिया लीडर बोर्ड, जब भी आप टेस्ट दोगे तो आपका पायदान कहां पे, आप इसको कंटिन्यूअसली गेज कर सकते हो। टेस्ट डिस्कशन होगा और इस पूरे कोर्स की वैलिडिटी होगी 12 महीने। सो इट विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। मॉक टेस्ट लेना बहुत जरूरी होता है बिफोर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, सो डू एनरोल फॉर दिस टेस्ट सीरीज एज सून एज पॉसिबल। चलिए चर्चा पे चलते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, हमारी डिस्कशन होने वाली है इंडियन फॉरेन पॉलिसी के बारे में, एक आर्टिकल के बारे में जिसको राजीव भाटिया ने लिखा है। राजीव भाटिया कहते हैं कि नेशनल इंटरेस्ट ड्राइव्स फॉरेन पॉलिसी। एब्सोल्युटली, देखिए ये जो आइडिया है, दिस इज अ रियलिस्ट आइडिया। रियलिस्ट आइडियाज में आपको पता होगा, अगर आप पॉलिटिकल साइंस बैकग्राउंड से हैं तो मॉर्गनथाउ के 6 प्रिंसिपल्स, हांस मॉर्गनथाउ ने 6 रियलिस्ट प्रिंसिपल्स दिए हैं, जिसमें वो कहते हैं कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है या फिर पॉलिटिक्स जो है ह्यूमन नेचर के ऊपर डिपेंड करती है। और ह्यूमन नेचर सेल्फिश होता है, सेल्फ इंटरेस्टेड होता है, सेल्फ प्रिजर्विंग होता है। और कहीं ना कहीं नेशंस भी उसी को देखते हैं। नेशंस भी, नेशनल पावर जो होता है, इट इज बेस्ड ऑन नेशनल इंटरेस्ट इटसेल्फ। और नेशनल इंटरेस्ट डायनामिक होता है, समय के अनुसार वो बदलता रहता है। ये कह चुके हैं रियलिस्ट स्कॉलर हांस मॉर्गनथाउ। इसके अलावा वो ये भी कहते हैं कि ऑल्दो हम लोग ह्यूमन नेचर से कंपेयर कर रहे हैं नेशंस को, लेकिन ह्यूमंस के ऊपर जो मॉरल प्रिंसिपल्स अप्लाई होते हैं वो नेशंस के ऊपर अप्लाई नहीं होते हैं। यानी कि द मॉरल्स, द यूनिवर्सल मोरालिटी व्हिच अप्लाइज टू ह्यूमंस, दैट कैन नॉट बी अप्लाइड टू द नेशंस। यही कहते हैं राजीव भाटिया ऑल्सो। नेशनल इंटरेस्ट हैज बीन ड्राइविंग फॉरेन पॉलिसी फॉर ऑल। लेकिन इंडिया की बात करें, वो एक टर्म इस्तेमाल करते हैं, बट इट इज मोर देन नेशनल इंटरेस्ट। ही टर्म्स इट एज रियल पॉलिटिक प्लस। काफी इंटरेस्टिंग सा ये टर्म है। इस टर्म को आप नोट कर सकते हो, यू कैन यूज इन योर आंसर राइटिंग। रियल पॉलिटिक प्लस को वो डिफाइन करते हैं। रियल पॉलिटिक प्लस इज बेसिकली एंकर्ड इन अ नुआंस्ड बैलेंसिंग ऑफ इंटरेस्ट एंड वैल्यूज। यानी कि आप बैलेंसिंग करोगे आपकी जो भी वैल्यूज है,
आप जानते हैं कि इंडियन फॉरेन पॉलिसी की कुछ प्रिंसिपल्स है, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, कुछ वैल्यूज है, नॉन इंटरफेरेंस। तो इन वैल्यूज का और हमारे नेशनल इंटरेस्ट का एक बैलेंसिंग है रियल पॉलिटिक प्लस। ऑफ कोर्स नेशनल सिक्योरिटी रिमेन्स द की ड्राइवर। तो चलिए इस पर्टिकुलर फ्रेमवर्क में हम लोग बात करते हैं रियल पॉलिटिक प्लस के बारे में, कैसे इंडिया की फॉरेन पॉलिसी रियल पॉलिटिक प्लस बन चुकी है। लेकिन उससे पहले हम लोग समझते हैं इंडियन फॉरेन पॉलिसी इवॉल्व कैसी हुई, क्योंकि इसको समझना जरूरी रहेगा टिल वी रीच हियर। देखिए इंडियन फॉरेन पॉलिसी को अगर हमें समझना है 1950 से आज 2022 तक इंडियन फॉरेन पॉलिसी किस तरह इवॉल्व हुई है, अगर हम लोग फॉरेन पॉलिसी वाइज अंडरस्टैंडिंग करें तो 3 टर्म्स में या फिर 3 फेजेस में इसको डिवाइड कर सकते हैं। पहला फेज द इनिशियल फेज ऑफ नेहरूवियन आइडियलिज्म, आई वुड से फ्रॉम 1950 टू 1959 इटसेल्फ, ऑल्दो यहां पे लिखा हुआ है नेहरूवियन आइडियलिज्म। शुरुआती दौर में फॉरेन पॉलिसी वाज अंडर द डोमेन ऑफ फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू। शुरुआती 9 साल के लिए 1950 से 59 तक नेहरू फॉलोड क्वाइट आइडियलिस्टिक पॉलिसीज। इंडिया को वो लीडर बनाना चाहते थे, चाइना के साथ उन्होंने अच्छे संबंध रखे थे, वेस्टर्न ब्लॉक से हम लोग काफी दूर थे, तो काफी आइडियलिस्टिक पॉलिसी थी हमारी शुरुआती दौर में। लेकिन चाइना के धोखा देने के बाद 1959 के बाद कहीं ना कहीं हम लोग कह सकते हैं कि ड्यूरिंग द फैग एंड ऑफ जवाहरलाल नेहरूज पॉलिटिकल करियर ही डिड अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ रियलिज्म। जो फॉरवर्ड पॉलिसी थी, उसके बाद जो वॉर हुआ चाइना के साथ, वो कहीं ना कहीं हमारा एक ट्रांजिशन हो रहा था आइडियलिज्म से टुवर्ड्स रियलिज्म, और वो कॉन्फ्लिक्ट हम लोगों ने देखा। बट पोस्ट नेहरू, जवाहरलाल नेहरू के जाने के बाद हमारी फॉरेन पॉलिसी में भी बदलाव आया, एक स्ट्रेटेजिक रियलिज्म आ गया, एंड दिस कैन बी एट्रीब्यूटेड टू द आइडियाज ऑफ इंदिरा गांधी। ऑल्दो लाल बहादुर शास्त्री वाज देयर प्राइम मिनिस्टर फॉर अ शॉर्ट टाइम, लेकिन जब से इंदिरा गांधी आई तब से इंडियन फॉरेन पॉलिसी में एक स्ट्रेटेजिक रियलिज्म आ गया। इवन ड्यूरिंग शास्त्री वी सॉ कि इंडिया ने क्लियरली क्रिटिसाइज किया यूएसए को ओवर देयर वियतनाम पॉलिसी। जब से इंदिरा गांधी आई तब से उन्होंने काफी स्ट्रॉन्ग स्टेप्स लिए, नेशनल इंटरेस्ट के दृष्टिकोण से बहुत बड़े स्टेप्स आए। सबसे बड़ा स्टेप मैं कह सकता हूं 1971 का लिबरेशन ऑफ बांग्लादेश। उसके अलावा भी कई सारे स्टेप्स हम लोगों ने लिए। इसी साल में हम लोग कह सकते हैं कि हमारा टिल्ट थोड़ा हुआ यूएसएसआर की तरफ। नेहरूवियन रियलिज्म स्पेशली ड्यूरिंग 1959 और आफ्टर 1959 धीरे धीरे शुरू हो चुकी थी। जैसे कि मैंने आपको बताया चाइना के साथ एक वॉर हुआ, लेकिन उसी समय पे हम लोगों ने नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी को भी फॉलो किया, और कहीं ना कहीं इस नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी को हम लोगों ने डाइल्यूट किया, अगेन अ टेनेट ऑफ स्ट्रेटेजिक रियलिज्म। और इंदिरा गांधी के बाद हम लोग देख सकते हैं कि इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है उसमें काफी हद तक रियलिज्म आ चुकी है। और आज अगर हम लोग 21st सेंचुरी की बात करें, इंदिरा गांधी की पॉलिसीज वर कंटिन्यूड बाय राजीव गांधी ऑल्सो, मल्टीपल कोalition गवर्नमेंट्स ऑल्सो, लेकिन 21st सेंचुरी में हमारी फॉरेन पॉलिसी धीरे धीरे इवॉल्व हुई और वो बनी इकोनॉमिक प्रैग्मेटिज्म। यानी कि रियलिज्म तो है ही है, बिल्कुल देयर इज स्ट्रेटेजिक रियलिज्म फॉर श्योर, लेकिन यहां पे इकोनॉमी का एक सेंट्रलिज्म भी आ चुका है। ये क्यों? बिकॉज ऑफ द एलपीजी रिफॉर्म्स। ये हम लोग बात कर सकते हैं, यूपीए के दौरान भी हम लोगों ने एक सिविल न्यूक्लियर डील साइन की यूएसए के साथ। 2014 के बाद जब से मोदी एडमिनिस्ट्रेशन आई है तब से इकोनॉमिक प्रैग्मेटिज्म इज समथिंग विच इज वेरी प्रोमिनेंट इन आवर फॉरेन पॉलिसी। और कहीं ना कहीं इसी टर्म को हम कह सकते हैं कि राजीव भाटिया नेम्स रियल पॉलिटिक प्लस, जहां पे आप अपनी वैल्यूज और आप अपनी इंटरेस्ट को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। और यहां पे जो हमारी इंटरेस्ट होगी, नेशनल इंटरेस्ट, ऑफ कोर्स सिक्योरिटी ड्रिवन तो है ही है, लेकिन इस सिक्योरिटी के साथ ही साथ इट इज नाउ इकोनॉमी ड्रिवन ऑल्सो। इसी के चलते हम लोग सभी के साथ अच्छे रिलेशंस मेंटेन कर रहे हैं। चलिए इस रियल पॉलिटिक प्लस को थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं। अगर हम लोग पूरे विश्व के साथ हमारी रिलेशंस देखें, आर फॉरेन पॉलिसी, देखिए सबसे पहला टेनेट इंडिया की फॉरेन पॉलिसी का है, वो है मैं कहूंगा नेबरहुड पॉलिसी, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी। और ये फिर से इवॉल्व हो चुकी है, स्पेशली 1990 से जब से एलपीजी रिफॉर्म्स आए हैं तब से नेबरहुड के ऊपर हमारी काफी ज्यादा फोकस हो चुकी है। गुजराल डॉक्ट्रिन आई थी जहां पे हम लोग नेबर्स की मदद करेंगे ये कहा था, और तब से लेकर नेबरहुड के ऊपर फोकस तो है ही है। लेकिन हम लोग कह सकते हैं इंडिया के फॉरेन पॉलिसी के दृष्टिकोण से नेबरहुड पॉलिसी हैज नॉट बीन अ ग्रेट सक्सेस। ऑल्दो पिछले कुछ सालों में, पिछले 6 से 7 सालों में मोदी एडमिनिस्ट्रेशन का भी नेबरहुड के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस आ चुका है। हम लोग बहुत सारे उदाहरण दे सकते हैं। कोविड-19 के दौरान वैक्सीन मैत्री का इनिशिएटिव हो गया, या फिर हम लोग बात कर सकते हैं इसरो की स्पेस डिप्लोमेसी की टुवर्ड्स नेबरहुड। तो नेबरहुड के ऊपर हमारा फोकस है ही है। लेकिन
दो सक्सेसफुल एरियाज जो है हमारे फॉरेन पॉलिसी के, वो है साउथ ईस्ट एशिया, जहां पे हमारी पहले लुक ईस्ट पॉलिसी थी, अभी एक्ट ईस्ट पॉलिसी है, काफी सक्सेसफुल पॉलिसी रही है। वन लुक ईस्ट एंड अदर वन इज लुक वेस्ट। लुक वेस्ट की तरफ अगर हम लोग बात करेंगे, यहां पे वेस्ट एशिया में इंडिया ने काफी अच्छे से बैलेंस किया है अलग अलग पावर्स को। एक तरफ इजराइल है, दूसरी तरफ सऊदी अरब है, तीसरी तरफ ईरान है, और कहीं ना कहीं इंडिया ने इन तीनों एक्सिस के साथ अपने रिलेशंस अच्छे मेंटेन किए हुए हैं। यानी कि लुक ईस्ट पॉलिसी, साउथ ईस्ट एशिया हैज बीन अ सक्सेस, वेस्ट एशिया हैज बीन अ सक्सेस टू अ लार्ज एक्सटेंट। जब हम लोग मेजर पावर्स की बात करें, मेजर पावर्स में भी इंडिया की फॉरेन पॉलिसी हैज बीन अ बैलेंसर। एक तरफ है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और यूरोपियन यूनियन, दैट इज द वेस्टर्न ब्लॉक। तो हमारी प्रॉक्सिमिटी वेस्टर्न ब्लॉक के साथ भी है, हमारे रिलेशंस वेस्टर्न ब्लॉक के साथ भी अच्छे हैं, और हमारे रिलेशंस ईस्टर्न ब्लॉक यानी कि रशिया और चाइना के साथ, चाइना के साथ तो काफी इकोनॉमिक रिलेशंस है, लेकिन रशिया के साथ हमारे रिलेशंस काफी स्ट्रांग है। इसके अलावा अगर हम लोग दूसरे पावर्स की बात करें, टुवर्ड्स द ईस्टर्न साइड वी आर हैविंग गुड रिलेशंस विद ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, धीरे धीरे हम लोग इवॉल्व कर रहे हैं। इसके अलावा अगर हम लोग कुछ एरियाज की बात करें, मेजर पावर्स को हम लोगों ने बैलेंस किया है। अफ्रीका के ऊपर हमारा फोकस रहा है, अफ्रीका में हमारा चाइना के साथ कॉम्पिटिशन चल रहा है। एक एरिया हमारी फॉरेन पॉलिसी का है जिसके ऊपर हमें फोकस करने की जरूरत है फ्रॉम द रियल पॉलिटिक प्लस पर्सपेक्टिव, वो है साउथ अमेरिकन रीजन। यहां पे ऑल्दो हमारे ब्राजील के साथ अच्छे संबंध हैं, लेकिन साउथ अमेरिकन रीजन मेनली बिकॉज ऑफ दूरी, इंडिया और साउथ अमेरिका के बीच कोई डायरेक्ट फ्लाइट आपको नहीं मिलेगी। साथ ही साथ एक डिस्कनेक्ट जरूर है इस रीजन के प्रति, ज्यादा रिसर्च नहीं हुआ है, हमारे ज्यादा इनिशिएटिव्स यहां पे नहीं आए हैं, तो ये एक एरिया जहां पे हम लोग फोकस कर सकते हैं। तो किसी भी एरिया को आप लेंगे तो रियल पॉलिटिक प्लस के दृष्टिकोण से इंडिया हैज बीन अ लीडर, इंडिया हैज बीन अ बैलेंसर। अलग अलग इंटरेस्ट, अलग अलग देशों से अलग अलग आइडियोलॉजीज के बीच हम लोग बैलेंस कर रहे हैं। अगर हम लोग ग्लोबल लेवल की बात करें, राइट, ग्लोबल लेवल पे देखिए इंडिया का किस तरह का रोल रहा है। यूनाइटेड नेशंस में इंडिया का बहुत ही प्रोमिनेंट रोल रहता है। रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस की बात करें तो इंडिया इज अ फाउंडिंग मेंबर ऑफ ब्रिक्स। इंडिया भाग है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का। इंडिया भाग है G20 का, जिसकी प्रेसिडेंसी अभी इस साल दिसंबर से इंडिया के पास आने वाली है। इसके अलावा जो मेन एरिया है जिसको साइनोजर या फिर सेंटर ऑफ फॉरेन पॉलिसी कहा जाता है अभी आगे चल के 21st सेंचुरी में, दैट इज इंडो पैसिफिक, उसका सेंटर है इंडिया इटसेल्फ। इंडो पैसिफिक के पैराडाइम से भी इंडिया ने काफी यहां पे कंट्रीब्यूट किया है इंडो पैसिफिक सिक्योरिटी के लिए। इंडिया ऑलरेडी भाग है क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी आर्किटेक्चर का या फिर क्वाड्रिलेटरल फोरम का। इसके अलावा इंडो पैसिफिक में AUKUS भी इवॉल्व हो चुका है। तो इंडिया ने यहां पे भी मैं कहूंगा कहीं ना कहीं बैलेंस किया है बिटवीन वेस्ट एंड अदर पावर्स। ऑफ कोर्स हमारा कंपटीशन चल रहा है चाइना के साथ फॉर श्योर। इसके अलावा इंडिया एक लीडर कैसे है? देखिए, इंडिया इज अ लीडर क्यों? बिकॉज ऑफ इट्स इकोनॉमिक माइट। इंडिया एक इमर्जिंग इकोनॉमी है, इंडिया एक बहुत बड़ा मार्केट है, साथ ही साथ इंडिया की जो पॉपुलेशन, इंडिया की जो डेमोग्राफी है, वो उसके लिए एक बहुत बड़ा एसेट बन चुका है। इंडिया की अगर हम लोग बात करें डायस्पोरा पॉलिसी, दैट इज ऑल्सो फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ रियल पॉलिटिक इटसेल्फ, रियल पॉलिटिक प्लस हम लोग कह सकते हैं। पिछले कुछ सालों में डायस्पोरा के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस आ चुका है। डायस्पोरा लीडिंग और डायस्पोरा गिविंग डायरेक्शन टू फॉरेन पॉलिसी इन सम एस्पेक्ट्स हम लोग कह सकते हैं, या फिर डायस्पोरा की तरफ से इंडिया को बहुत ज्यादा रेमिटेंसेस आती है। यहां पे भी आप बात कर सकते हो अलग अलग इंटरेस्ट की, इकोनॉमी एट द सेंटर। सो यू लुक एट एनी डायमेंशन, किसी भी एरिया की बात कीजिए, बारिंग मैं कहूंगा साउथ अमेरिका, हर जगह पे इंडिया हैज बीन अ लीडर एंड अ बैलेंसर। इसीलिए राजीव भाटिया कहते हैं इंडिया इज अ लीडिंग मेंबर ऑफ UN, इट इज एन ऑफ्ट इनवाइटी टू G7 ग्रुपिंग, इट इज अ फाउंडर मेंबर ऑफ ब्रिक्स, इट इज अ पिवोटल पार्ट ऑफ G20, जिसको हम लोग अभी, जिसकी चेयरमैनशिप हम लोग लेने वाले हैं दिसंबर 2022 से। तो इंडिया हैज एक्चुअली बिकम अ मेजर स्टेक होल्डर इन द कमिटी ऑफ नेशंस। इट इज वेरी वेरी ट्रू। जिस तरह से इंडिया की इकोनॉमी इमर्ज हो रही है, जिस तरह की इंडिया की डेमोग्राफी है, जिस तरह से इंडिया की अट्रैक्टिवनेस है, इंडिया हैज इंडीड बिकम अ लीडर एंड अ बैलेंसर। लेकिन बीइंग अ बैलेंसर हैज इट्स ओन लिमिटेशंस, जो स्पेशली हम लोग अभी देख सकते हैं रशिया और यूक्रेन के मामले में इंडिया के ऑप्शंस थोड़ा सा लिमिट हो चुके हैं। बट नॉनदलेस इंडिया हैज बीन द सेंटर, इंडिया हैज बीन वन ऑफ द मेजर स्टेक होल्डर एट द इंटरनेशनल पॉलिटिकल लेवल। Let us see what will happen in the G20 presidency, किस तरह की इनिशिएटिव्स लेगा इंडिया। G20 की मीटिंग जो होने वाली है अगले साल, वो इंडिया में ही होने वाली है, उसके ऊपर हमारी नजर रहेगी। किस तरह से हमारी फॉरेन पॉलिसी और भी इवॉल्व होगी, उसके ऊपर भी हमारी नजर रहेगी। सो फ्रॉम दिस डिस्कशन डू नोट अबाउट द
कॉन्सेप्ट ऑफ रियल पॉलिटिक प्लस एज मेंशन्ड बाय राजीव भाटिया। अगर कोई डेवलपमेंट आएगी, कोई इनिशिएटिव आएगा विद रिस्पेक्ट टू फॉरेन पॉलिसी, हम लोग फिर से चर्चा करेंगे ऑन स्टडी IQ। दैट इज इट राइट नाउ इन दिस डिस्कशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।